हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31 अनिरुद्ध इग्नोर्ड आरुषि। आरुषि, अनिरुद्ध। इस समय सुशांत आरुषि के कंधे पर हाथ रखता है और आरुषि चौंकते हुए सुशांत की तरफ देखते हुए खड़ी होती है और सुशांत भी एक सीरियस एक्सप्रेशन से आरुषि से कहता है, अनिरुद्ध, तुमने फिर से उसका नाम लिया। आरुषि, तुम्हें हो क्या गया है? आजकल तुम्हारे जुबान पर उसका नाम कुछ ज्यादा ही आने लगा है। ऐसे उसका नाम मत लिया करो, मुझे नहीं पसंद। आरुषि, अरे नहीं, मैं उसका ऐसे ही नाम नहीं लेती। सुशांत, तुम प्लीज ऐसे बुरा मत मानो। वो तो मैं कुछ सोच रही थी और जो मन में बात चल रही थी वह एकदम से जुबान पर आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं उसे याद कर रही हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि उसे इंसान से भी कितनी नफरत करती हूँ। सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो इतना रिलैक्स हो। भले ही तुम्हारी उसकी शादी उससे हो गई है, भले ही तुम आज उसके पत्नी के नाम से जानी जाती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ और हमेशा मैं ही रहूंगा। मेरी जगह वह तुम्हारा पति होकर भी कभी नहीं ले पाएगा। मुस्कुराते हुए सुशांत की बात पर आरुषि झूठा मुस्कुरा देती है, क्योंकि असलियत क्या है वही जानती है। आरुषि का हाथ पकड़कर चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे बैठो तो सही, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आरुषि, आप क्या सरप्राइज है? सुशांत आरुषि को चेयर पर बैठाता है और उसके बाद उसके सामने एक बॉक्स रखते हुए कहता है, जरा इसे खोल कर देखो। आरुषि बॉक्स को खोलती है जिसमें एक लॉकेट होता है, जिसे देखकर आरुषि हैरान होते हुए कहती है, यह क्या है? मेरा मतलब कि तुम्हें ये लाने की क्या जरूरत थी? सुशांत, अभी तुम्हारी जस्ट नौकरी लगी है, अभी तो तुम्हें सेविंग करनी चाहिए, ना कि यह सब चीजों पर पैसे खर्च। बॉक्स में से लॉकेट उठाते हुए सुशांत कहता है, आरुषि प्लीज ऐसी बात मत कहो। मैं जानता हूँ कि मुझे शेविंग करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी में बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी अच्छी लगती है इस तरह के लॉकेट, और यह ज्वेलरी मैं कल मार्केट गया था तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। जहां एक तरफ सुशांत आरुषि के लिए लॉकेट लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ आरुषि खुश होने की बजाय एक गिल्टी फील कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वह सारे मोमेंट आ गए थी जहां पर वो और अनिरुद्ध एक साथ लव मेकिंग कर रहे थे, और कल रात जो आरुषि अनिरुद्ध के साथ रात बिताई, जिसमें उसने अनिला के साथ पहल की, वह सब याद करके आरुषि फील कर रही थी वो सुशांत के साथ गलत कर रही है। एक तरफ सुशांत उसे इतना प्यार कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसने सुशांत को धोखा दे रही है। सुशांत, क्या हुआ? आरुषि, तुम खुश नहीं लग रही, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? आरुषि, उदास टोन, नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे बहुत पसंद आया है, मैं बस यही सोच रही थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सुशांत, ये जानते हैं कि मेरी किसी और से शादी हो गई है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ और उस इंसान के साथ मैं उसके घर में एक कमरे में रहती हूँ। उसके बावजूद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं। सुशांत आरुषि का हाथ पकड़कर इमोशनल टोन में कहता है, ये सवाल फिर मत करना आरुषि, और लायक वाली बात भी फिर मत करना। मैं तुमसे प्यार किया है और तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो, और यह शादी तुम्हारी जबरदस्ती हुई। तुम्हें धोखे से अपनी पत्नी बनाया है। भले समाज में तुम उसकी पत्नी के नाम से जाने जा रही हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी आरुषि हो, राणा नहीं। मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता, मैं तुम्हें उसकी पत्नी नहीं मानता। हाँ, ये बात मुझे तकलीफ देती है कि तुम इस घटिया इंसान के साथ उसी के घर में रहती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक कमरे में तुम दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि तुम उसे अनिरुद्ध को अपने करीब कभी नहीं आने दोगी। अगर उसके दिल में ये ख्याल भी है कि वह तुम्हें पालेगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। आरुषि, तुम उसे खुद को छूने तक नहीं दोगी, और ना ही अब तक दिया होगा। मैं विश्वास करता हूँ तुम पर, तुम्हारा नाम पर, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है, उसका नहीं। सुशांत की बातें सुनकर आरुषि के तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह घबराने लगती है कि एक तरफ जहां सुशांत को ये लग रहा है कि आरुषि अनिरुद्ध को अपने करीब नहीं आने देगी, वहीं दूसरी तरफ कल रात अवश्य ने खुद से अनिरुद्ध को अपने करीब कर लिया था, लेकिन ये बात आरुषि अपने चेहरे पर नहीं ला सकती थी। सुशांत, सही कहा ना आरुषि? आरुषि, हिचकिचाते हुए, बिल्कुल सही कहा, हमारे बीच में वह रिश्ता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। चेहरे पर गिल्टीनेस
ऑफिस में अनिरुद्ध नैना पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता नैना, मुझे क्या देख रही हो, इस कॉफी को साफ करवाओ अभी के अभी। नैना अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर हैरान हो रही थी, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसके लिए अनिरुद्ध उसे पर इतना बुरी तरह से चला रहा था। नैना हैरान, अनिरुद्ध ये तुम मुझे किस टोन में बात कर रहे हो और ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे इतने गुस्से से चिल्ला रहे हो। मैंने पहले और भी बड़ी गलती की है लेकिन तुमने गुस्सा नहीं किया जितना तुम आज इस कॉफी के पास टेबल पर गिर जाने से कर रहे हो। किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? अनिरुद्ध गुस्से से, नैना जितना कहा गया है उतना ही करो, और मैं कोई आरुषि का गुस्सा तुम पर नहीं निकल रहा हूँ इसलिए उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। नैना सार्कास्टिक स्माइल, आरुषि सही कहा तुमने, अब बिल्कुल सही नाम लिया तुमने, तो तुम अब अपनी पत्नी का गुस्सा, उस आरुषि का गुस्सा मुझ पर निकल रहे हो। तभी तो सोचो कि इतनी छोटी सी बात पर तुम मुझ पर इतना क्यों भड़क रहे हो। तुम्हारी उसके सामने नहीं चली इसलिए तुम मुझ पर ऐसी बातें बोल रहे हो, मुझसे इतना कुछ कह रहे हो। अनिरुद्ध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नैना नाराज होकर अनिरुद्ध के केबिन से चली जाती है। अनिरुद्ध टेबल से कप को उठाकर जोर से फर्श पर मारते हुए कहता है, और इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। घर तो घर, अब ऑफिस में भी यह मुझे पागल कर रही है। सही तो कह रही थी नैना, मैं उसे पर गुस्सा क्यों निकल रहा था। तारांकन रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल दादी मधुदेवी खाना खा रहे थे। माया गुस्से से रोहित के साथ घर में एंटर करती है। माया का गुस्सा देखकर मधुदेवी उसे अपनी तरफ बुलाते हुए कहती है, माया इधर आओ। ये गुस्से में तमतमाती हुई कहाँ जा रही? माया डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर गुस्से से कहती है, माँ आज भैया को हो क्या गया है? आपको पता है उन्होंने मेरी सबके सामने मुझ पर कितनी चिल्लाकर बात करे। पूरा स्टाफ खड़ा था और मुझे ऐसे डांट रहे थे जैसे कि कोई मैं 5 साल की बच्ची हूँ। मैं भी उसे कंपनी में एक अथॉरिटी पोस्ट पर हूँ। रोहित सासू माँ, मैं कब से माया को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बात पर इतना बुरा ना माने, और वैसे भी देखा जाए तो गलती इसी की थी, क्या जरूरत थी आगे अनिरुद्ध को गुस्सा, और हम तो जानते हैं ना कि वह कितना गुस्से वाला है। मधु देवी मैं बात करूंगी अनिरुद्ध से, वैसे आज सुबह से ही वह कुछ ठीक नहीं है। सुबह का नाश्ता भी करके नहीं गया, दोपहर का खाना भी उसने वापस लौटा दिया और रात के लिए भी मना कर दिया। लगता है काम का बहुत स्ट्रेस हो रहा है उसे पर। मधु देवी आरुषि की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उसकी पत्नी हो ना, क्या तुम इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकती? तुम्हारा पति सुबह से नाश्ता नहीं करके गया है, उसने तीनों टाइम का खाना नहीं खाया है, सुबह से भूखा है। वह एक फोन करके पूछा उसे? नहीं, तुम्हें तो आप अपने कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? तुम तो बड़े आराम से नाश्ता करके कॉलेज जाती हो, घर आती हो, अपने पति की परवाह है तो मैं जरा सी भी। मधु देवी के गुस्से से आरुषि खामोश हो जाती है। तभी दादी आरुषि का पक्ष लेते हुए कहती है, अरे तू उसे बेचारी को क्यों डांट लगा रही है? उसकी क्या गलती है? अनिरुद्ध कोई बच्चा थोड़ी ना है, क्या भूल गई कि यही थी एक दिन पहले जिसने पूरी रात जाकर अनिरुद्ध का ख्याल रखा था? घर में इतने नौकर चाकर है, उसके बावजूद ये कॉलेज जाकर हम सबके लिए उनके साथ मिलकर खाना बनाती है। सुबह मेरी चाय कमरे में लेकर आती है, हम सबके का नाश्ता तैयार करती है। इस घर की बड़ी बहू, बड़ी मालकिन होने के बावजूद ये कितनी सामान्य तरीके से हमारे साथ रहती है, उसके बाद चिल्ला रही हो। माया फ्रस्ट्रेटेड होकर आरुषि की तरफ देखते हुए कहती है, दादी आरुषि एक सब काम इसलिए करती है क्योंकि एक साधारण घर से है, अमीरों की तरह रहना इसे नहीं आता, इसलिए इसका इतना पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भैया के गुस्से का कारण भी यह आरुषि ही है, पक्का इसलिए कुछ किया होगा, इसलिए वह सुबह से आग के गोले की तरह सब पर बरसा रहे हैं। आरुषि को ताना मारकर माया वहां से चली जाती है। रोहित आरुषि की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी बात का बुरा मत मानना, अनिरुद्ध की बहन है ना, तो पर्सनैलिटी तो उनकी मैच ही होगी, मैं संभाल लूंगा। फिलहाल आप मुझे खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। आरुषि हल्की से स्माइल देती है और वह रोहित को खाना सर्व करने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में अनिरुद्ध ही चल रहा होता है, क्योंकि भले ही माया एक ताना मार कर गई थी लेकिन जो वह कह कर गई थी वही सच था। अनिरुद्ध आरुषि की सुबह की बात से इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया था कि उसका दिमाग आज काम नहीं कर रहा था। आरुषि के बोले गए शब्द ही उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे।
तारांकन। रात के 1 बजे आरुषि अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शायद पढ़ाई तो एक बहाना था, वह अनिरुद्ध का इंतजार कर रही थी। एक तो सुबह जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसी के बारे में उसे अनिरुद्ध से बात करनी थी, और उसे अपने कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं जो उसके पुराने घर में है जहां उसने अपना टॉक्सिक बचपन निकाला। अब वहां भी जाने के लिए आरुषि को अनिरुद्ध की परमिशन चाहिए, लेकिन जिस मूड में आज अनिरुद्ध के बारे में सुना है और उसी को डर भी लग रहा है। आरुषि, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उससे, उसने जब सबके सामने खुद की बहन माया पर इतनी बड़ी फटकार लगा दे, वह भी स्टाफ के लोगों के सामने। पता नहीं मुझे तुम किस तरह बात करेगा, क्योंकि माया भले ही मुझे अनजाने में ताना मार कर गई हो, लेकिन शायद उसके बाद सही थी मैंने जो उससे बातें कही। अनिरुद्ध को उससे ठेस पहुंची है। सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, मैं क्या करती हूँ, जो दिखा वही सही मान लिया ना। पर एहसास हो रहा है कि जल्दी रिएक्शन दे दिया उसने, तो इतने करीब आने के बाद भी उसे लाइन को क्रॉस नहीं किया। मुझे लगा था कि वह बहुत बड़ा जालिम है, लेकिन कल रात के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इमोशन है उसमें जो उसने दबा रखे हैं। हाँ, वह अपनी प्रोफेशन और जैसे उसकी जिंदगी है उसके कारण वह बहुत रूड और गुस्सैल और बदतमीज है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसके दिल में सामने वाले इंसान के लिए एक इमोशन तो होगा ही, तभी तो मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी वह अपने साथ को नहीं बोला। मैं कोशिश करूंगी कि सोने से पहले मैं अनिरुद्ध से सारी बात क्लियर कर दूं। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, बस यही है कि उसने जो मेरा मन रख उसके लिए मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आई होप कि 1-2 दिन भी आए जब अनिरुद्ध खुद मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दे। आरुषि अनिरुद्ध के बारे में बात कर ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अनिरुद्ध एंटर करता है। आरुषि बेड से उतर कर सामने आकर खड़ी हो जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध उसको अवॉइड करते हुए बैग को टेबल पर रखता है और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है। पहली बार अनिरुद्ध में कुछ ऐसा बिहेव किया जो आरुषि के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अनिरुद्ध ने आरुषि को अवॉइड किया और ये देखकर आरुष भी हैरान हो गई थी। एपिसोड 32 अनिरुद्ध इज गोइंग फॉर 10 डेज। अनिरुद्ध आरुषि को इग्नोर करके चला गया। यह आरुषि के लिए सबसे हैरान करने वाली बात थी, वरना उसे तो लग रहा था कि आते ही अनिरुद्ध उस पर भड़केगा, उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने तो ऐसे बिहेव किया जैसे वह कमरे में है ही नहीं। आरुषि हैरान होते हुए, क्या सच में इसने मुझे नहीं देखा या फिर देखते हुए भी अवॉइड करके चला गया? मुझे तो लगा था कि आते ही अपने गुस्से के गोले मुझ पर दागना शुरू कर देगा, लेकिन ये तो चुपचाप वॉशरूम में चला गया। चलो अच्छी बात है, इसके फालतू गुस्सा तो मुझे सहन नहीं करना पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लग रहा है ये बात करने के मूड में है, और ऐसा ना हो कि मैं कॉलेज की बात करूं तो ये भड़क जाए और कुछ ऐसा बोल दे या फिर कह दे कि अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। एक काम करती हूँ, मैं सुबह से बात करूंगी, शायद सोने के बाद थोड़ा बेटर फील करें और एक दिन पूरा निकल जाएगा तो उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि इसका गुस्सा तो इसके नाक पर हमेशा रहता है, लेकिन फिर भी। आरुषि अपनी बुक्स को उठाकर टेबल पर रखती है और जैसे ही वह बेड पर सोने जाने के लिए आगे बढ़ती है तभी उसे मधु देवी की वह सारे ताने याद आते हैं जो डाइनिंग टेबल पर वह सबके सामने उसे दे रही थी। उसको ताना कस रही थी कि कैसे पत्नी होने के बावजूद उसे अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं है। हालांकि इससे आरुषि को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन वह सच में अनिरुद्ध के बारे में सोचकर उसके लिए खाना लेने के लिए किचन में जाती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, ना कि इसलिए क्योंकि उसे मधु देवी ने कहा था। खाना लेकर आरुषि जैसे ही कमरे में पहुंचती है वह देखती है कि अनिरुद्ध कॉल पर किसी से बात कर रहा है और कुछ फाइल्स को अरेंज कर रहा है। आरुषि खाना लेकर अनिरुद्ध के पीछे खड़ी रहती है और इंतजार कर रही होती है कि कब वह फोन कट करे। कुछ देर बाद अनिरुद्ध फोन कट करके जैसे ही टर्न होता है उसकी नजर आरुषि पर पड़ती है। आरुषि हिचकिचाते हुए, वह खाना। आरुषि आगे कुछ कहती अनिरुद्ध उसे फिर से इग्नोर करता है और अपनी फाइल्स और मोबाइल लेकर कमरे से चला जाता है और आरुषि हाथ में थाली लेकर कमरे में खड़ी रह जाती है। आरुषि गुस्से से, यह मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है? एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे? क्या लग रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, मुझे तकलीफ पहुंचेगी और मैं इसे मनाते मनाते इसके पीछे पीछे जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे उसकी वह फालतू डरावनी बातें सुनने तो नहीं पड़ रही। नहीं नहीं, खाना खाना है तो नहीं खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब भूख लगेगी तो खुद खाने का। और दादी ने सही कहा था, कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जो उसको हाथ में थाली लेकर मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं ही पागल थी तो उसके लिए खाना लेकर आई। छोड़ आरुषि। आरुषि किचन में वापस खाना रखकर अपने कमरे में लौट आई है और वह बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने स्टडी रूम में सोफा पर लेटे हुए आरुषि के बारे में सोचते हुए कहता है, एक तरफ इस रिश्ते को नहीं मानती, मुझे अपना पति नहीं मानती, तो फिर क्यों मेरे लिए खाना लेकर आई है। डेफिनेटली इसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भूखे रहने से, ये भी यह घर वालों को दिखाने के लिए ही कर रही होगी कि देखो मैं अपने पति का कितना ख्याल रखती हूँ। लेकिन हमारा रिश्ता क्या है कि मुझसे बेहतर और कौन जानता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज सभी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। यह नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कारण आरुषि क्यों बन रही है। हाँ मैं जानता हूँ उसने जो बातें कही थी उसने मुझे हर्ट किया है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। उसने जो देखा जो समझा, और मैं भी तो उसे वही सब कह रहा था, ना कि हमारे बीच में सब हो गया है। मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि यह शादी जबरदस्ती की हुई है और अभी भी आरुषि इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आरुषि से इतना कुछ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं जानता हूँ वह मेरी पत्नी है और मेरे अलावा अब कहीं और नहीं जा सकती है, और मैं यहाँ स्टडी में क्यों आ गया हूँ। क्या मैं पूरी रात यही सोने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर चैन की नींद मुझे कैसे आएगी। सॉफ्ट टोन, मुझे उसकी आदत हो गई है, मुझे आरुषि के मुलायम बाहों की, उसकी खुशबू की, उसकी नजदीकी की आदत हो गई है। उन सब के बिना मुझे नींद कैसे आएगी। लेकिन रुड टोन, मैं यूं ही नहीं जा सकता, उसे बताना भी तो जरूरी है कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अनिरुद्ध राणा उसके लिए मर मिटेगा। बहुत लड़कियां हैं अनिरुद्ध के पास, कमी नहीं है। अगर जाऊंगा तो अब थोड़ी इंसल्टिंग फील होगा, जो मैं नहीं करवाना चाहता। सोए वह आराम से कमरे में, वह खास नहीं है मेरे लिए। तारांकन, अगली सुबह अनिरुद्ध अपने कमरे में जाता है। आरुषि पिलो से चिपक कर गहरी नींद में सो रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के करीब पहुंचता है, वह बहुत ही इनोसेंस से उसे देख रहा था। उसके मासूम चेहरे पर आए हुए बालों के लटों को छूने का दिल कर रहा था। वो उसके बालों की लटों को कान के पीछे करना चाहता था, आरुषि के और करीब जाना चाहता था। अपने हाथों को वह आगे बढ़ता है, लेकिन वह आरुषि को छुए उससे पहले आरुषि अपने सर को दूसरी तरफ कर लेती है, और उसकी वो बातें। अनिरुद्ध एकदम पीछे हट जाता है। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह मैं क्या कर रहा था, पागल हो गया हूँ मैं। अनिरुद्ध तुरंत अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अलमारी की आवाज से आरुषि की आंखें खुल जाती है। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। उसे एहसास होता है कि अनिरुद्ध वापस आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं होती। तारांकन, सुबह के 9 बजे घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आरुषि दादी को चाय देती है और उसके बाद मधु देवी को नाश्ता सर्व करने लगती है। मधु देवी अनिरुद्ध की तरफ देखकर एक परेशान होते हुए कहती है, अनिरुद्ध बेटा अपना ख्याल रखा, मैं जानती हूँ कि तू काम में बहुत बिजी रहता है, लेकिन अगर तू ऐसे ही खाना पीना छोड़कर काम के पीछे भागता रहेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। कल तू नाश्ता करके भी नहीं गया, दोपहर का भी तुमने खाना लौटा दिया था जो मैंने भिजवाया था, और रात का भी। वैसे घर जाकर तूने खा लिया था ना खाना, या फिर आरुषि की तरफ गुस्से से देखते हुए, ये काम भी नहीं किया इसमें मेरे कहने के बावजूद। अनिरुद्ध सार्कास्टिक स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये कल इसलिए नहीं खाना लेकर आई थी क्योंकि इसे माँ ने टोक था, वही सोचो भला इसे मेरी परवाह क्यों होने लगी। रात के 1 बजे तक मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि सच में मेरा इंतजार कर रही थी, बल्कि इसलिए ताकि उसको अगले दिन डांट ना पड़े और यह बता सके कि मेरे लिए खाना लाई थी। अनिरुद्ध, सीरियस, हाँ माँ मैंने खाना खा लिया था, आरुषि मेरे खाना लेकर आई थी। आरुषि हैरान होते हुए अनिरुद्ध की तरफ देखती है, नाराज है फिर भी आरुषि का पक्ष ले रहा है। माया एक सार्कास्टिक टोन में अनिरुद्ध से कहती है, वैसे भैया आपको नहीं लगता कल आपने मुझे फालतू में ही सबके सामने इतना सुना दिया, जबकि मैंने कुछ ऐसी गलत बात भी नहीं कही थी। खैर छोड़ो, आपकी बहन हो इसलिए इस बात को जाने दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पत्नी का गुस्सा मुझ पर निकला। क्या हुआ, कोई बात हुई है दोनों के बीच में। वैसे देखा था मैंने आज सुबह स्टडी रूम से निकले थे जैसे वही सो रहे थे, क्या कल रात आप अपने कमरे में नहीं सोए।
सभी अनिरुद्ध और आरुषि की तरफ देखते हैं। माया की तरफ गुस्सा से देखते हुए अनिरुद्ध कहता है, माया मेरे और आरुषि के बीच में क्या हुआ है और क्या नहीं हमारे बीच में है, चाहे लड़ाई है या प्यार है, इसके बारे में तुम्हें इतनी जिज्ञासा रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम मियां बीवी के रिश्ते में क्या चल रहा है वह हमारे कमरे के अंदर ही रहने दो, उसे बाहर सबके सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेरे और आरुषि के रिश्ते के बारे में मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहता। और रही बात सोने की तो बता दूं, मैं अपने कमरे में ही सोया था क्योंकि ऑफिस का इतना काम है, इसलिए जल्दी उठकर मैं स्टडी रूम में गया था ताकि आरुषि को सोने में दिक्कत ना हो। मैं उसके लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वह रात 1 बजे तक मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे खाना देने के बाद ही वह सोई और वह मेरे आने से पहले अपनी पढ़ाई कर रही थी। अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब वाली सीट पर बिठाते हुए कहता है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? तो अपना नाश्ता करो ना, खाना सर्व करने की जरूरत नहीं है था, नौकर काफी है, नाश्ता बना देती हो उतना ही काफी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध की बातें सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान हो गए थे क्योंकि आज पहली बार अनिरुद्ध ने इस तरह से आरुषि का साइड लिया, वरना आज तक किसी का पक्ष नहीं लेता। और आरुषि भी हैरान रह गई थी, हालांकि वह जानती थी अनिरुद्ध तुम जो कुछ कह रहा है झूठ है, लेकिन फिर भी वह आरुषि को ही बचा रहा था। अनिरुद्ध, मेरे बारे में इतना कुछ पूछ रही हो? माया तुम्हारा एक छोटा भाई भी है ना? आर्यन 9 दिन से ऊपर हो गए हैं, वह लंदन से वापस कब आ रहा है? क्या उसका वही बसने का प्लान है? उससे कहो कि उसका यहाँ परिवार है, जितने मौज मस्ती करनी थी कर ली, अब आपने आकर स्कूल को फिर से ज्वाइन करें। माया, हाँ मैंने कॉल किया था, कल आएगा वह, लेकिन क्या वह इस घर में रह पाएगा? क्योंकि उसके सामने वह लड़की है जिसने उसे जेल भिजवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरुषि की तरफ गुस्से से देखते हुए आरुषि के चेहरे पर भी गंभीरता जाती है जब वह आर्यन का नाम फिर से सुनती है, क्योंकि वही था जिसने सुशांत को टक्कर मारी थी, वही था जिसके कारण आज अनिरुद्ध ने उससे जबरदस्ती की। आर्यन आरुषि की आंखों के सामने रहेगा, यह आरुषि के लिए किसी तकलीफ किसी दर्द से काम नहीं था। माया के जवाब पर अनिरुद्ध कहता है, वह पसंद करे या ना करे, रहना उसे यही पड़ेगा। और दूसरी बात, अब आरुषि उसकी भाभी है, उसके बड़े भाई की पत्नी, जब वह आए तो उसे समझा देना कि आरुषि से ढंग से बात करे, तमीज से पेश आए। अगर उसने कुछ बकवास करने की कोशिश की या उसने कुछ पीछे अतीत का उठकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो इस बार उसका सामना मुझसे होगा। जिस तरह से अनिरुद्ध आरुषि का साइड ले रहा था, अभी भी वह आरुषि को ही बचा रहा था। ये देखकर माया को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था कि चंद दिनों में ही उसका भाई अनिरुद्ध, जो किसी के नहीं सुनता था, आज वह बिल्कुल सिर्फ आरुषि आरुषि कर रहा है। मधु देवी की तरफ देखती है। मधु देवी, माया तुम अपना खाना खाओ। और अनिरुद्ध, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसे समझा देना? क्या तुम कहीं जा रहे हो? अनिरुद्ध, हाँ मैं ऑफिस के किसी काम के लिए, मुझे मीटिंग के लिए दूर जाना पड़ रहा है, एक स्पेशल मिशन समझ लीजिए। दादी, फिर से कहीं 1 महीने के लिए तो नहीं जा रहा ना? भूल मत कि अब तेरी शादी हो गई और पत्नी तेरा इंतजार करती है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल माँ दादी, मेरी पत्नी मेरा बहुत इंतजार करती है। 1 महीने के लिए नहीं जा रहा हूँ, फिर भी 10 दिन लग जाएंगे। आरुषि, अपने मन में अनिरुद्ध 10 दिन के लिए जा रहा है। एपिसोड 33 एरियंस रिटर्न एंड मिसबिहेवियर विद आरुषि। अनिरुद्ध 10 दिन के लिए अपने ऑफिस के काम के कारण जा रहा है, इसलिए वह अपना बैग पैक कर रहा है और उसके साथ साथ वो फोन पर किसी से बात कर रहा है। आरुषि चुपचाप कमरे में बेड के सहारे खड़ी है, वह अनिरुद्ध को ही देख रही है। उसे अनिरुद्ध से बात करनी है, एक तो जो कल हुआ उसी को लेकर, और दूसरी बात कि उसे अपने इस कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। और वह जानती है कि जब तक उसे अनिरुद्ध की परमिशन नहीं मिलेगी वह अपने पुराने घर नहीं जा पाएगी, इसलिए वह इंतजार कर रही है कि कब अनिरुद्ध फोन कट करें और आरुषि उससे बात करें। अनिरुद्ध, फोन पर बात करते हुए, सभी फाइल्स प्रॉपर होनी चाहिए, मुझे किसी भी चीज की अगर कमी मिली तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा सो होगा, तुम्हारी टीम के साथ भी अच्छा नहीं होगा। और तुम जानते हो अनिरुद्ध राणा जो कहता है वह करता भी है। रूड टोन। अनिरुद्ध की रूड टोन सुनकर आरुषि नर्वस हो जाती है कि वह कैसे बात की शुरुआत करें।
अनिरुद्ध कॉल कट करके जैसे ही मुड़ता है उसकी नजर आरुषि पर जाती है। कल की बात को लेकर वह अभी भी आरुषि पर बहुत गुस्सा था। भले ही सभी के सामने उसने आरुषि का पक्ष लिया, ऐसे बिहेव किया जैसे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर जो अनिरुद्ध की दिल में ठेस पहुंची हुई थी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अनिरुद्ध बहुत गुस्से से आरुषि को देख रहा था। आरुषि अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर अपना एक कदम पीछे करते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वह कल आरुषि अपनी बात पूरी करती उससे पहले अनिरुद्ध एग्रेसिवली आरुषि के करीब पहुंचता है और उसकी कलाई को टाइट पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारी बात गई भाड़ में, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू बकवास सुनूं। मेरी बात तुम कान खोल कर सुनो। ये बिल्कुल मत समझना क्योंकि मैं 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें आज़ादी मिल गई है। तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वह करोगी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पर निकल आएंगे और तुम अपनी मर्जी से गोवा शहर की गलियों में इधर उधर घूमती फिरोगी, चाहे मैं इस शहर में हूँ, इस देश में हूँ या इस देश से बाहर, मेरे घर में क्या हो रहा होता है मुझे इसकी पल पल की खबर मिलती है। इसलिए कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना कि मुझे मजबूर होकर कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम नहीं चाहती। कॉलेज से सीधा घर और घर से कॉलेज, इसके अलावा मुझे तुम कहीं भी नहीं देखनी चाहिए। और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें तो आज़ादी मिल जाएगी शायद, लेकिन तुम्हारे परिवार का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बंदूक की एक गोली हमेशा तुम्हारे पापा के माथे पर मैं ताने रखता हूँ, इसलिए कुछ ऐसा मत करना जो मुझे वह कदम उठाना पड़े। अनिरुद्ध ने फिर से आरुषि को धमकी दे दी थी और कोई मामूली धमकी नहीं, फिर से उसके पापा की मर्डर की धमकी, जिससे आरुषि घबरा जाती है। भले ही उसके पापा ने उसके साथ गलत किया लेकिन उसके तो दिल में अभी भी कहीं ना कहीं अपने पिता के लिए भाव है जिसे वह नहीं झूठला सकती। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि के हाथ को झटकता है और वह अपना बैग उठाकर कमरे से चला जाता है। एक बार फिर से अनिरुद्ध की बातों से आरुषि हट हो गई थी। आरुषि, ये कभी नहीं सुधर सकता, मैं ही पागल थी जो इससे बात करने का सोचा। इससे माफी मांगना चाह रही थी लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अच्छा हुआ कि अब तक हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई। मैं इसे माफी तो क्या उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या हर बार मुझे मेरे पिता को मारने की धमकी देता रहता है। मैं गलत थी जो चल सोच रही थी कि इसके अंदर कोई इमोशन है। शायद मैं इसकी पत्नी हूँ तो कहीं ना कहीं उसके नाते यह मेरे बारे में सोचता है, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि यह वही अनिरुद्ध है जो पैसों के बदौलत मुझे खरीद कर जबरदस्ती यहाँ लेकर आया था और मुझसे शादी की थी। इसकी जिद है, इसका बदला है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, दादी से बात करनी होगी। तारांकन। अनिरुद्ध से तो आरुषि बात नहीं कर पाए लेकिन दादी की परमिशन से आरुषि अपने पुराने घर जा रही है, वह भी माया के पति रोहित के साथ। रोहित तो बड़ा खुश है क्योंकि आज उसे मौका मिला है आरुषि के साथ अकेले बात करने का, जो वह हमेशा से चाहता था, क्योंकि उसकी एक गलत नजर आरुषि पर है। आरुषि शांत बैठी हुई है, उसके मन में कई बातें चल रही है और वही अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे पर नजर का हुए अपने मन में गंदे इरादों से कहता है, क्या बात है, आज इसको पहली बार इतनी नजदीकी से देख रहा हूँ, कितनी खूबसूरत है ये। क्या गोरे गोरे गाल, गोरे गोरे हाथ, काली काली जुल्फे और यह होंठ के नीचे काला तिल मुझे दीवाना कर रहा है। अनिरुद्ध की क्या किस्मत है भला की खूबसूरत लड़की मिली है उसे, वह भी उम्र में इतनी छोटी। उसके साथ तो उसे कितना मजा आता होगा। आरुषि भले ही अपने ख्यालों में थी लेकिन लड़की अपने सिक्स सेंस से पता कर लेती है कि कौन इंसान उसे किस नजरों से देख रहा है। वह फील करती है जैसे रोहित उसे बार बार देख रहा है। जैसे ही आरुषि अपनी नजर उठाकर रोहित की तरफ देखती है, रोहित तुरंत अपनी नजर सामने कर लेता है। रोहित झूठ हंसते हुए, क्या बात है, आज का मौसम तो कितना अच्छा है, क्यों ना थोड़े से गाने बजाया जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रोहित की बातों पर आरुषि हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित म्यूजिक प्ले करता है लेकिन जिस तरह के गाने बजाने शुरू होते हैं उससे आरुषि अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि रोहित ने ऐसा सॉन्ग प्ले किया था जिसके लिरिक्स काफी वल्गर थे। आरुषि हैरान होते हुए रोहित की तरफ देखती है और रोहित तो गुनगुनाते हुए ऐसे म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था जैसे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जिस म्यूजिक पर वह इतना एंजॉय कर रहा है वह एक लड़की को कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है।
आरुषि चुपचाप रहती है, लेकिन कुछ देर बाद जब रोहू दूसरा गाना प्ले करता है तो आरुषि और नहीं सहन कर पाती और वह तुरंत म्यूजिक को बंद करते हुए कहती है, मुझे इस तेज आवाज से सिर दर्द हो रहा है, अगर आपको गाने सुनने हैं तो प्लीज अपने कानों में ईयरबड्स लगा लीजिए। रोहित, इंटेंस नजर, कोई नहीं, इसे बंद ही रहने दो। कुछ ही देर में आरुषि अपने पुराने घर पहुंचती है जहां पर ताला लगा हुआ था। आरुषि को नहीं पता था कि उसका वह परिवार जिसने उसको 1 करोड़ रुपए के लिए अनिरुद्ध को भेज दिया था वह अब कहीं अच्छी जगह रहने लगे हैं। आरुषि को देखकर आसपास के पड़ोसी आते हैं और आरुषि से छानबीन करने लगते हैं कि वह अचानक से कहां चली गई थी, उसकी शादी अनिरुद्ध से कैसे हो गई। उनके सवाल आरुषि को परेशान तो कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके वह बनावटी जवाब दे देती है और बाद में जब वह घर पर लगे हुए तले और अपने परिवार के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसका वह परिवार गोवा के एक नामी इलाके में रहता है जहां उन्होंने काफी अच्छा घर खरीद लिया है और वह बहुत ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोसियों की मदद से घर का दरवाजा खोला जाता है। आरुषि घर में एंटर करती है। महेश 10 दिन के अंदर ही वह घर एक खंडहर सा लग रहा था, हर तरफ जाले लगे हुए थे, धूल मिट्टी थी और इस भी ज्यादा वक्त नहीं लगती वह अपने कमरे में जाती है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलमारी से अपने डॉक्यूमेंट लेती है और तभी उसकी नज़र उन कार्ड पर जाती है जो उसे सुशांत ने दिए थे, लेकिन उन कार्ड की विला में लेकर जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आरुषि अपना वह मोबाइल उठा लेती है जो उसका था और साथ ही दीवार पर लगी एक छोटी सी उसकी माँ की तस्वीर जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। रात के 8 बजे डाइनिंग टेबल पर अनिरुद्ध के अलावा घर के सभी सदस्य डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आरुषि शॉक्ड हो जाती है जब वह देखती है कि सामने से आर्यन आ रहा है। आर्यन को देखते ही और उसी के सामने वह सारे विजुअल्स आ जाते हैं। कैसे नाइट क्लब में आर्यन के दोस्तों ने आरुषि को छेड़ा था, आरुषि ने उन्हें थप्पड़ मारा था और उसके बाद जब वह सुशांत के साथ सड़क पर जा रही थी तो आर्यन ने टक्कर मारकर सुशांत की हालत बुरी कर दी थी। और उसके बाद अनिरुद्ध का आरुषि की जिंदगी में आना और जबरदस्ती की एक शादी और उसके बाद अनिरुद्ध का ये रूखा व्यवहार। आर्यन आरुषि के नजदीक पहुंचता है और वह एक बहुत ही आत्मविश्वास से अपनी आंखों को बड़ी करके आरुषि को देख रहा होता है। वही आरुषि के चेहरे पर गुस्सा, तकलीफ, दर्द सब एक साथ उमा आए थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। माया आरुषि को ताना देते हुए कहती है, यह मेरे भाई को घूर घूर कर क्या देख रही हो, साइड हेटर से बैठने दो। आर्यन चेयर पर बैठने के बाद आरुषि को देखकर एक इरिटेटिंग टर्न में कहता है, क्या हुआ? आरुषि मुझे देखकर हैरान हो गई। दादी आर्यन को टोकते हुए कहती है, आर्यन ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का, बोलो मत कि यह अब तुम्हारी भाभी है, अनिरुद्ध की पत्नी है, यह इसे भाभी का कर बुलाओ। आर्यन गुस्से से खड़ा होता है और खाने की प्लेट को जोर से जमीन पर फेंकते हुए कहता है, भाभी माय फुट मेरी यह कुछ नहीं है, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, मेरे और मेरे दोस्तों के खिलाफ मोर्चा लेकर निकाली थी, क्या हुआ? मेरी नज़र में यह एक खरीदी हुई लड़की है, एक गुलाम जिसकी मैं कभी इज्जत नहीं कर सकता। आपको इसे अपनी बहू मानना है तो मानो, लेकिन मेरे लिए ये कुछ नहीं है और मैं जानता हूँ कि भैया भी इसकी कोई इज्जत नहीं करते होंगे, इसलिए मुझे मत कहना इस लड़की को फिर ऐसे कुछ शब्द कहने के लिए। आर्यन जिस तरह से आरुषि से बात कर रहा था उससे आरुषि बिल्कुल हैरान नहीं थी, क्योंकि इतना तो वह जानती थी कि आर्यन किस टाइप का लड़का है, लेकिन हैरान भी उसे ये देखकर हो रही थी कि आर्यन उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन ना तो मधु देवी और नहीं माया दोनों ही कुछ नहीं कह रही है, जबकि अनिरुद्ध सुबह ही माया को वार्निंग देकर गया था कि आरुषि के साथ अच्छे से पेश आया जाए। लेकिन जिस तरह से आरुषि की आर्यन इंसल्ट कर रहा था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध के जाते हैं उसके परिवार के लोग उसकी बातें भी भूल गए हैं। एपिसोड 34 आरुषि इज मिसिंग अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के जाते ही माया मधु देवी का व्यवहार आरुषि के लिए बिल्कुल बदल गया था। अनिरुद्ध के सामने तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन आज अनिरुद्ध की एब्सेंस में डाइनिंग टेबल पर दोनों ने ही आरुषि की काफी इंसल्ट की। उसे यह एहसास जताया गया कि वह कितनी लकी है जो एक सड़क से उठकर हवेली में आ गई है। अनिरुद्ध से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है।
माया ने तो आरुषि को ये तक कह दिया कि वह सिर्फ शक्ल से दिखाती है कि वह कितने बेचारी है और इस शादी को वह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर में बहुत खुश है। वहीं पर मधु देवी ने भी कुछ इल्जाम लगा है और सबसे ज्यादा बदतमीजी तो आर्यन ने की। उसने सिर्फ आरुषि से ऊंची आवाज में बात ही नहीं की, उसकी तरफ गुस्से से खाने की प्लेट फेंकी और कुछ ऐसी डेरोगेटरी बातें कही जिसे सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ गई थे आखिरकार, और इस रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। आर्यन की वह बुरी में बातें जो उसने आरुषि से कही थी और जिस पर मधु देवी और माया चुप थी, उन बातों को सोचते हुए आरुषि रोते हुए कहते हैं, तो ये लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, इन्हें लगता है कि मैं लालची, यह सब मेरा नाटक है। और आर्यन ने कितनी गंदी बात कही मेरे लिए जिसे मैं खुद नहीं दोहरा सकती। अनिरुद्ध की प्रेजेंस का इतना असर होता है इस घर पर, जहां आज सुबह एक हल्की सी बात पर अनिरुद्ध ने माया को डांटकर मेरी साइड ली थी और उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं कहा पाया था, बल्कि पिछले 9 दिनों में भी किसी ने मुझे इस तरीके से बात नहीं की और आज मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। कितनी गंदी गंदी बातें कही लोगों ने मुझे, अनिरुद्ध कह कर गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई मन नहीं रखा। अगर आज वहां होता तो शायद सिचुएशन ऐसी नहीं होती, लेकिन आज वह नहीं है तो ये लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वह आज गया है और इसी में मुझे इतना कुछ सुनना पड़ गया है, पता नहीं बाकी 10 दिन में मेरे साथ और क्या क्या होगा। यहाँ अनिरुद्ध होता है तब भी प्रॉब्लम होती है, आज वह चला गया तब भी प्रॉब्लम हो रही है। इस अनिरुद्ध ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसी के कारण हो रहा है, उसी के कारण। गुस्से से रोते हुए तारांकन द स्टॉटलेट रिजॉर्ट रात के 11 बजे नैना एंटर करती है अपने लेविश पैक को टेबल पर रखते हुए कि जूस ऑर्डर करती है। माया की नजरें पूरे रिसोर्ट में इधर उधर घूम रही थी और तभी उसकी नजर उसे पर जाती है जिसके लिए वह यहाँ आई थी, और वह था सुशांत। सुशांत द स्टार्टले रिजॉर्ट में मैनेजर की जॉब पर फाइनल हुआ है और आज उसके काम का दूसरा दिन है। माया ने आरुषि और अनिरुद्ध के रिश्ते में दरार लाने के लिए सुशांत को चुना है, क्योंकि वही कड़ी है जो उन दोनों को कभी करीब नहीं आने देंगी, और इसी के लिए माया उसके बारे में पता करते हुए यहाँ पहुंची है। कुछ ही देर में वेटर माया के लिए जूस लेकर आता है और उसी पल का माया इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह वेटर माया के करीब पहुंचता है, उससे पहले एक आदमी उसके पैर में टांग अटका कर उस वेटर का बैलेंस भी खराब कर देता है और वह जूस गिरता है माया के ऊपर जाकर। माया गुस्से से उठकर अपने कपड़ों को साफ करते हुए वेटर पर चलते हुए कहती है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता क्या, जानते हो कि ड्रेस कितनी महंगी है। माया इतने गुस्से से चिल्लाती है कि वह वेटर डर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, लेकिन माया का गुस्सा कम नहीं होता। आसपास के कस्टमर की नजर भी माया पर जाती है और माया को जिसका इंतजार था वह होता है रिसोर्ट का मैनेजर सुशांत। सुशांत माया के पास पहुंचता है और वेटर की तरफ से माफी मांगने लगता है। माया फुल इंग्लिश में सुशांत पर भी गुस्सा कर रहे थे और सुशांत भी माया को इंग्लिश में आंसर कर रहा था। सुशांत के जवाब पर माया रिलैक्स हो जाती है और उसे बात को यही खत्म कर दिया जाता है। कुछ देर बाद एक वेटर जाकर सुशांत से कहता है कि अभी वह जो लड़की जिसने इतना हंगामा किया था वह सुशांत को बुला रही है। सुशांत माया से मिलने पहुंचता है और अगले ही पल माया सुशांत के सामने एक जॉब ऑफर रख देती है, जिसे सुनकर सुशांत हैरान रह जाता है। वह मना कर देता है क्योंकि उसकी जॉब लग चुकी है, लेकिन माया कहाँ सुशांत को छोड़ने वाली थी। पैसों का लालच देते हुए माया सुशांत को कहती है, तुम यहाँ पर कितना कम लोग, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार, लेकिन मैं तुम्हें 1 महीने के 1 लाख रुपए दूंगी। सुशांत शॉक्ड, क्या कहा, 1 महीने के 1 लाख, लेकिन ऐसे क्यों, मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और आप किसी कंपनी में हैं तो मेरे पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं। माया हंसने लगती है और उसके बाद अपने पर्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम जानते हो ये पर्स कितने का है, पूरे 2.5 लाख का। इसके साथ में जो चश्मा रखा हुआ है वह 1.5 लाख का है, मैंने जो जूते पहन रखे हैं वह 60 हजार के हैं, मेरी ड्रेस 80 हजार की है, और मेरे शरीर पर कितनी ज्वेलरी है उसकी कीमत जानोगे तो हैरान रह जाओगे। बाहर जाकर मेरी गाड़ी खड़ी है वह देख लो, उसके बाद तुम फिर से मुझे ये कहना कि क्या मैं मजाक कर रही हूँ।
सुशांत माया की बात सुनकर नर्वस हो जाता है और ऐसे लगता है कि शायद यह मजाक नहीं है बल्कि यह जो भी है सामने काफी पैसे वाली है, लेकिन उसके लिए बड़ा सवाल ये था कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कॉलेज स्टूडेंट है, उसको वह इतनी बड़ी जॉब का ऑफर कैसे दे सकती है। सुशांत, अरे मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि जितनी सैलरी आप दे रही है इसके लिए तो कोई हाई डिग्री चाहिए होती है ना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। माया, किसने कहा तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है? अभी जब मैं गुस्से से तुम पर चिल्ला रही थी और तुमने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से बिहेव किया, उसे देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, तुम अपनी कूलनेस को कभी नहीं भूलते, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे इंग्लिश जो बहुत अच्छी है, इतनी वेल स्पोकन इंग्लिश मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ का कोई मैनेजर बोल सकता है। सच बताओ, तुम जैसे किसी के तलाश में थी। मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट रखना चाहती हूँ। इस समय मेरे पास बहुत काम है और सारा काम अधिकतर इंग्लिश का ही है, और चीज़ों को मैनेज करने का जो मैं तुम्हें ट्रेनिंग देकर सिखा दूंगी। तो मेरी सैलरी तो मत ही पूछना, बस तुम उसे 1 लाख रुपए के बारे में सोचो। माया की बात से सुशांत कन्विंस हो जाता है और उसके बाद माया उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि 3 महीना तक सुशांत उसकी नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना उसे डबल पे करना होगा। रिसोर्ट से निकालकर माया अपनी गाड़ी में बैठती है और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सुशांत के साइन को देखकर हंसते हुए कहती है, क्या बात है, ये तो बहुत आसान था। वैसे हो भी क्यों ना, 1 लाख रुपए के लिए कोई क्यों नहीं मानेगा। वैसे मजा तो अब आएगा जब आरुषि का प्रेजेंट और उसका पास्ट उसकी आंखों के सामने होगा। देखना ये होगा कि जब सुशांत अनिरुद्ध के सामने आएगा और उसे यह पता चलेगा कि अब से सुशांत मेरे साथ काम करेगा, तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी। मतलब एक तरफ उसको मेरे लिए भी जेलसी होगी कि अब मैं किसी दूसरे लड़के के करीब जा रही हूँ, और आरुषि, उसका भी बुरा हाल होने वाला है जब वह देखे कि शायद उसका जो दोस्त है, जो कि बॉयफ्रेंड है या नहीं कंफर्म नहीं है, वह मेरे करीब है। एक तरफ अनिरुद्ध जेलस होगा, दूसरी तरफ आरुषि, और ऐसे ही उनके रिश्ते में मैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सुशांत को बहुत अच्छा मोहरा बनाऊंगी। वैसे सुशांत भी कम गुड लुकिंग नहीं है। अनिरुद्ध अगर 20 है तो सुशांत 19 है। टू कंपटीशन तो दे ही रहा है, मजा आएगा, बस अनिरुद्ध के वापस आने की देर है। तारांकन, अगली सुबह आरुषि अपनी आंखें खोलती है और तभी उसे सामने अनिरुद्ध नजर आता है, जो कि गहरी नींद में सो रहा होता है। आरुषि हैरान होकर उठकर बैठ जाती है और वह अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, ये तो शहर से बाहर गया था ना, तो फिर वापस कब आया? ये सच में है भी या मुझे ही नजर आ रहा है? आरुषि धीरे धीरे अनिरुद्ध के करीब जाती है और जैसे ही उसके चेहरे को टच करती है, अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है, आरुषि का हाथ पकड़ता है और एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे गिरा देता है, और फिर वह आरुषि के ऊपर आ जाता है। आरुषि घबरा जाती है और वह अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हटो, मुझे तो लगा था कि जो उसे दिन हुआ उसके बाद। अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर उंगलियां को फिरते हुए एक सेडिक्टिव टोन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे सच में दूर जा रहा हूँ? क्योंकि हमारी एक रात लड़ाई हो गई तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बिल्कुल डिस्टेंस कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। हमारा रिश्ता बन चुका है आरुषि, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं, और जो मेरा हक है वह तो रहेगा ही, उसे तुम नहीं बदल सकती। आरुषि हैरान, लेकिन फिर वो सब। आरुषि अपनी बात पूरी करती तभी अनिरुद्ध आरुषि के होठों को चूमना शुरू कर देता है और आरुषि भी अनिरुद्ध को पैशनेटली चूमने लगती है, और तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुलता है और आरुषि देखती है कि दरवाजे पर सुशांत खड़ा है और वह अनिरुद्ध की तरफ चाकू लेकर आगे बढ़ रहा है। आरुषि जोर से अनिरुद्ध चिल्लाती है, अनिरुद्ध, और एकदम से आरुषि अपनी आंखें खोलता है। वह इधर उधर देखते हैं, वह पसीना पसीना हो रखी थी। कमरे का दरवाजा बंद था। घड़ी पर नजर जाती है, सुबह के 8 बजे बज रही थे, और वह अनिरुद्ध की साइड देखती है जहां अनिरुद्ध नहीं था। आरुषि, तो मैं सपना देख रही थी। अनिरुद्ध, सच में नहीं है, हमारे बीच में जो भी हुआ वह सच में नहीं हुआ, और सुशांत, वह भी एक सपना था। लेकिन कितना अजीब सपना था, और सबसे अजीब बात, सपने में उसे किस क्यों कर रही हूँ, और वह भी इस तरह से। मैंने पहले कभी इस तरह के सपने नहीं देख जहां पर मैंने ऐसा कुछ देखा हो। जागते तो छोड़ो, अब तो मुझे ये नींद में भी परेशान करने लगा है, और वह भी इस तरह से यहाँ नहीं है, फिर भी अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वह?
आरुषि कुछ देर बाद पर बैठी रहती है और वह अपने कमरे को गौर से देख रही होती है। कमरे का हर कोना उसे कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की याद तो दिल रहा था। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह अनिरुद्ध को क्यों याद कर रही है। आरुषि, उदास टोन में अचानक से इतना अजीब फूल क्यों कर रही हो? ये कैमरा इतना खाली खाली क्यों महसूस हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे एक अंधेरा सा छा गया है। क्या मैं उससे मिस कर रही हूँ? अपने गलों को थपथपाते हुए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यह मैं क्या कह रही हूँ? भले मैं उसे अनिरुद्ध सुगडू और गुस्सैल कुमार को क्यों याद करूंगी, बल्कि मेरे लिए तो ये 10 दिन बहुत शांति से जीतने वाले हैं कि मुझे उसकी शक्ल नहीं देखने को मिलेगी, वरना अब तक तो पता नहीं गुस्से से घूर रहा होता मुझे। इन 9 दिनों में ही उसने इतना कुछ कर दिया है ना कि अब अचानक से कुछ नहीं हो रहा है तो अजीब लग रहा है। पर जो भी हो, मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये जो आर्यन आया है इसके कारण मुझे थोड़ी मुश्किल तो सहन करनी पड़ेगी, पर मैं संभाल लूंगी। एपिसोड 35 टॉर्चर। अनिरुद्ध को गए हुए करीब 5 दिन बीत गए थे। आरुषि की तो उससे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध को भी आरुषि के बारे में झूठी खबर मिल रही थी, क्योंकि जो आरुषि के साथ हकीकत में हो रहा था उसे छुपाया जा रहा था। घर के सर्वेंट भी खामोश थे, क्योंकि अनिरुद्ध के जाने के बाद मधु देवी की पावर थी, इसलिए उनके डर के कारण वह असली बातें अनिरुद्ध तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि कैसे आर्यन के जाने के बाद माया, मधु देवी और आर्यन आरुषि को परेशान कर रहे हैं। सुबह का वक्त हो या रात का वक्त, आरुषि को ताने देकर कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलकर उसे बहुत ही मेंटली और इमोशनली एब्यूज कर रहे हैं। आरुषि के पास इस समय कोई नहीं है जिससे वह अपनी बात कर सके, क्योंकि दादी भी अपने धार्मिक कामों के कारण अगले ही दिन हरिद्वार चली गई है। अब उसे घर में सिर्फ 4 लोग हैं, जिसमें से रोहित कुछ कर तो नहीं रहा, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा। रात के 10 बजे बज रहे हैं और राणा विला में फिर से आरुषि को टॉर्चर किया जा रहा है। आज जब आरुषि ने आर्यन की बात का विरोध किया, जिसके बाद आर्यन का रवैया आरुषि के लिए और भी ज्यादा बुरा हो गया। उसने आरुषि का कसकर हाथ पकड़ रखा है और वह उसे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तेरी इतनी औकात कि तुम मुझे बताएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ? भाई से शिकायत करेगी? तुझे क्या लग रहा है तो उनसे मेरी शिकायत करेगी तो वह तेरा साइड लेंगे? तू है ही कौन? क्योंकि गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुझे पत्नी बना लिया तो तुझे लगता है कि तेरा दर्ज हमारे बराबर हो गया है? कभी भी नहीं। तू एक खरीदी हुई चीज है, समझ में आया? खरीदी हुई, जैसे यहाँ पर हम खरीद कर सामान लाते हैं और एक वक्त के बाद बोर हो जाते हैं और उसे घर के किसी कोने में फेंक देते हैं, वैसे ही तू भी है। एक 18 साल का लड़का आर्यन आरुषि का हाथ पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, लेकिन पास में खड़ी माया मुस्कुरा रही थी और मधु देवी भी खामोश सोफे पर बैठी हुई थी। सभी सर्वेंट हाल में मौजूद तो नहीं थी, लेकिन आरुषि के रोने की, चीखने की आवाज और आर्यन के गुस्से से भरी आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी और वह चाहकर भी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आरुषि अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आया? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा इस तरह हाथ पकड़ने का। माया की तरफ देखकर, आपसे अनिरुद्ध का कर गए थे ना, तो फिर आप खामोश क्यों है? और आप, मद देवी की तरफ देखते हुए, और आप ऐसा होते हुए कैसे देख सकती हैं? मैं आपके बड़े बेटे की पत्नी हूँ, इस घर की बड़ी बहू, और आपके घर का छोटा बेटा मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। आप खामोश है, आप कुछ कहा क्यों नहीं रही? एक औरत होने के नाते तो कम से कम उठ जाए। माया आरुषि के पास जाकर उसके चेहरे को जोर से पकड़ते हुए कहती है, क्यों रोके हम इसे? यही तो है जो सही कर रहा है तुम्हें। तुम्हारी असली औकात दिखा रहा है कि तुम कहाँ से आए हो। सड़क से उठी हुई चीज को हम अपने घर की रानी बना ले, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें क्या लगता है भैया ने कह दिया तो हमने मान लिया? वह कह रहे होंगे तुम्हें अपनी पत्नी। पत्नी हमारे लिए तुम सिर्फ गुलाम हो, एक चीज हो जिसे भैया ने खरीदा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम यही डिजर्व करती हो आरुषि, यही। आरुषि को समझ में आ गया था कि अब उसे खुद की मदद करनी होगी, क्योंकि जिस पर वह थोड़ा बहुत भरोसा कर रही थी वह तो बिल्कुल खामोश बैठकर तमाशा देख रही थी। आरुषि पूरा जोर लगाते हुए अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाती है और उसके बाद जैसे ही आर्यन आरुषि की तरफ आगे बढ़ता है, आरुषि उसके गाल पर जोर से तमाचा मारकर चिल्लाकर कहती है, दूर है जो मुझे, और खबरदार मुझे फिर छूने की कोशिश की। मैं चीज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। तुम मुझे कुछ मानो ना मानो, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ। आरुषि अनिरुद्ध राणा हूँ मैं।
माया, मधु देवी और आर्यन तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अब तक आरुषि उनकी बदतमीजी सहन कर रही थी, लेकिन अब आरुषि चुप रहने वाले नहीं थी। मधु देवी अब तक तो तमाशा देख रही थी जब आर्यन आरुषि के साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही आरुषि ने आर्यन को थप्पड़ मारा, माया देवी गुस्से से उठकर आरुषि के पास आती है और उसकी जोर से कसकर हाथ पकड़कर कहती है, इतनी हिम्मत तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। आरुषि रोते हुए, अब आप उठकर आ गई क्योंकि मैं आपके बेटे को थप्पड़ मारा, लेकिन तब क्या था जब आपका ये बेटा आपके बड़े बेटे की पत्नी के साथ इस तरह बदतमीजी कर रहा था, तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला। मधु देवी आरुषि के हाथ को मरोड़ते हुए गुस्से से दांतों को पीसते हुए कहती है, वह अपना गुस्सा निकल रहा था। शुरुआत तुमने की थी मेरे छोटे बेटे को जेल भिजवाने के लिए, क्या नहीं कर रही थी तुम। गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा, लेकिन तुमने जो हरकत की है इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। आर्यन गुस्से से आरुषि की तरफ बढ़कर कहता है, माँ छोड़ दीजिए इसे, अब मैं इसे सिद्ध करता हूँ इसलिए मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब मैं इसे बताता हूँ कि मुझे थप्पड़ मारने का क्या अंजाम है। आर्यन बहुत गुस्से में था और वह कुछ गलत कर सकता था। हालांकि आरुषि के साथ बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन इतना तो माया जानती थी कि वह अनिरुद्ध की पत्नी है, तो ऐसा कुछ नहीं करने दे सकते आर्यन को बात बिगड़ जाए। माया आर्यन को रोकते हुए कहती है, नहीं आर्यन, अब इसे माँ को हैंडल करने दो और तुम मेरे साथ कमरे में चलो। तुम्हें इस लड़की पर इतनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हें इसे बताना था तुम इन 5 दिनों में बता चुके हो। इसे समझ में आ गया होगा कि इसकी औकात क्या है, हमारे पैरों की धूल के बराबर में नहीं है ये। तुम जाकर आराम करो, इससे मैं और मैं देख लेंगे। आर्यन आरुषि को गुस्से से आंख दिखाते हुए वहां से चला जाता है और तभी माया आरुषि का हाथ पकड़कर उसे विला के दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहती है, आज पूरी रात तुम यही बाहर गुजारो इस बारिश में। इस बारिश के कारण जब तुम भीगोगी होगी और ठंड से दम निकल रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मारकर कितना गलत किया। गुस्से में आरुषि ने अपने आप को इससे पहले इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया। अनिरुद्ध के घर वालों ने ही आरुषि को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। अपनी हालत को देखकर आरुषि अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी। वह बारिश में भीग रही थी, ठंड से कांप रही थी। सभी सर्वेंट जो आसपास वहां मौजूद थे, आरुषि की हालत को देखकर उन्हें भी तरस आ रहा था, लेकिन उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई भी आरुषि की आकर मदद करेगा या ये खबर अनिरुद्ध तक पहुंचाएगा तो उसके साथ तो बुरा होगा ही, साथ में उसकी फैमिली के साथ भी बुरा होगा। जोरदार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। आरुषि ने अपनी साड़ी से खुद को पूरी तरह से ढक लिया था, लेकिन फिर भी वह ठंड से कांप रही थी। करीब 2 घंटे हो गए थे और आरुषि बारिश में भीग रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। वह दरवाजे के साइड में दीवार से सककर खड़ी थी, लेकिन उसे बारिश में उसे भीगने से कोई नहीं बचा सकता था। ठंड से उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था, उसके हाथ पैर होंठ कांप रहे थे। उसे अनिरुद्ध का ख्याल आ रहा था कि अगर आज अनिरुद्ध उसके साथ में होता तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं होता। जो 10 दिन में नहीं हुआ वह 5 दिनों में उससे दुगना हो गया। आरुषि रोते हुए कांपती आवाज में, अनिरुद्ध तुम कहाँ हो, प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ, बचा लो मुझे। तुम्हारा परिवार मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं उनके साथ ज्यादा नहीं लड़ सकती। अनिरुद्ध प्लीज आ जाओ, देखो ये तुम्हारी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं, प्लीज भगवान मेरी मदद करो। अनिरुद्ध मेरी मदद करो, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ता जा रहा है। मैं अपने हाथ पैरों को फील नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से कभी भी जान चली जाएगी। तुम कहाँ हो अनिरुद्ध, प्लीज आ जाओ, प्लीज बचा लो मुझे। 1 घंटे बाद आरुषि मदद की गुहार लगा रही होती है, अनिरुद्ध को याद कर रही होती है और तभी उसके करीब कोई पहुंचता है। आरुषि की नजर काले जूते पर पड़ती है और धीरे धीरे वह अपनी नजरें उठती है और वह देखी है कि उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा है। अनिरुद्ध को देखकर जैसे आरुषि की जान में जान आ गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने कपकपाते हुए होठों से अनिरुद्ध कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नहीं बोल पा रही होती।
आरुषि की हालत देखकर अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात में आरुषि इस तरह बाहर बारिश में क्यों भीग रही है। अनिरुद्ध जैसे ही आरुषि के करीब पहुंचकर उसकी बाजू को पकड़ता है, आरुषि तुरंत अनिरुद्ध से कसकर लिपट जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि का ये रोना देखकर अनिरुद्ध घबरा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, और तभी आरुषि अपना होश खो बैठी है और वह अनिरुद्ध से लिपटे हुए ही बेहोश हो जाती है। अनिरुद्ध आरुषि को अपनी बाहों में उठता है और उसे तुरंत कमरे में लेकर पहुंचता है। घर में ये खबर मधु देवी माया रोहित को मिल जाती है कि अनिरुद्ध वापस आ गया है और वह आरुषि को लेकर कमरे में गया है, और यह खबर पाने बाद उन दिनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अनिरुद्ध का आना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह जो हुआ है इसे कैसे संभाले। रोहित घबराते हुए, अब क्या करेंगे, क्या कहोगे आप? अनिरुद्ध की पत्नी के साथ आज इतना बुरा व्यवहार हुआ है, इसका क्या जवाब दोगे? बताए, क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है अनिरुद्ध पूछेगा नहीं कि आरुषि घर के बाहर ऐसे क्यों भीग रही थी, और घर के नौकर क्या यह नहीं बताएंगे? और आज जो आर्यन ने किया है आरुषि के साथ, उसे पर क्या कहोगी? माया, अब तो मुझे भी डर लग रहा है माँ, हमने आरुषि के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। मतलब हमें उसे घर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? मुझे सच में डर लग रहा है भैया के गुस्से का। अब हम कैसे सामना करेंगे? और मेरा क्या होगा? मैंने ही तो हाथ पकड़ कर उसे घर से निकाला था। मधु देवी, तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे सोने दो कि क्या करना है। फिलहाल तो अनिरुद्ध आरुषि के साथ ही होगा, लेकिन सवाल सुबह जरूर खड़े होंगे। हमें कुछ तो सोचा होगा, कुछ ऐसा कि आरुषि गलत साबित हो जाए और अनिरुद्ध का गुस्सा आरुषि पर ही निकले, हम पर नहीं। माया, लेकिन जो कुछ हुआ है वह आरुषि बताने की कोशिश तो करेगी ना, खासकर आर्यन वाली बात। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।